हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रॉबिन पाराशर। हमारा जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर। सो आप सभी इन सभी नोट्स के जो भी यहाँ पे इस क्लास में ऑनलाइन क्लास में होगा, आपको इन सभी नोट्स को अपनी फेयर नोटों में नोट डाउन करना है। टाइमली वो चेक होंगे जब भी स्कूल खुलेंगे। मैं पर्सनली सभी कॉपीज़ को चेक करूँगा। एंड जितने भी नोट्स हैं आप ये समझना, ये आपकी ऑफलाइन क्लास है और उसके अंदर आप जैसे क्लास के अंदर नोट करते हैं सेम ऐसे ही आपको अपनी फेयर नोटों में नोट करने हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने टाइप के भी हमारे बॉन्डिंग रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डाइमर कैसे बनता है, ये सभी हम टॉपिक को सेपरेटली कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी छुट्टियों का टाइम है। तो हम इस टॉपिक को अलग से कर लेंगे और आप सभी अच्छे से इसको समझेंगे ताकि जब भी हम क्लास में पढ़ेंगे तो हमें पहले से सब कुछ क्लियर होगा कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमें क्या पढ़ना है और बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी क्लियर हो। सो फॉर दैट पर्पज आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारे एनोमैलस प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स हैं FON, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये बॉन्डिंग कैसे फॉर्म करते हैं विद हाइड्रोजन। FON, आई थिंक यू नो इट। हमारी नाइट्रोजन फैमिली हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली आती है, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आती है और उसके बाद हमारी हैलोजन फैमिली आती है। सो हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उसमें एनोमैलस प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट है हमारा F। स्मॉलेस्ट है, D वैकेंट है, इसके अंदर D नहीं होता, D ऑर्बिटल। और अगर D ऑर्बिटल नहीं होगा तो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। स्मॉल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इवन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ये। तो हैलोजन में, हैलोजन फैमिली के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमारा रहेगा सबसे पहले फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है हमारी। ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में आते हैं, कौन सा ग्रुप है ये ग्रुप हमारा है 17, ये ग्रुप है 16 और ये ग्रुप है 15 इन पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन फैमिली है हमारी। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं 11th क्लास में। बहुत सारे सिलेबस के अंदर हमने पार्ट पढ़े कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर कौन कौन आता है, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, F एनोमैलस बिहेवियर क्यों शो करता है। मोस्टली सभी का एनोमैलस बिहेवियर शो करने का जो एक टेंडेंसी है वो किस वजह से है। नंबर 1, इनका अपने अपने ग्रुप के अंदर स्मॉलेस्ट साइज है, सबसे छोटे यही होते हैं। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होने की वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने ग्रुप से, इसलिए इसको बोलते हैं एनोमैलस बिहेवियर। स्मॉलेस्ट साइज के बाद दूसरा, इनके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। इनके अंदर डी ऑर्बिटल हमारा नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो इनका ऑक्टेट है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, और अगर ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं हो सकता है तो उस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ये नहीं फॉर्म कर सकते हैं। हम आगे जाके इसको देखेंगे। NCl5, PCl5, अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा तो NCl5 में N अपनी वैलेंसी को या अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है कि ये Cl के 5 एटम्स के साथ जुड़ सके, तो इसलिए ये नहीं बनता है। लेकिन PCl5 में P कर सकता है, जबकि N और P सेम ही ग्रुप के एलिमेंट है, इसीलिए क्योंकि ये एनोमैलस बिहेवियर शो करेगा तो कुछ कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, बाकी इसमें बन जाएंगे। और इसके बाद क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट साइज है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उससे क्या इशू होता है, उस इशू को हम आज देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, लेट्स से यू हैव A एंड B। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ किसी वजह से, तो ये ब्रेक होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, क्या वो B के पास जाएंगे या वो A के पास जाएंगे। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा, अगर दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम ही कंपाउंड के पास चले जाए, लेट्स से वो A के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और B के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में ये जो बने हैं इनको हम बोलते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बना इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन। अब ये होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब है जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वो दोनों बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन दोनों के पास सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास, आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास। और अगर इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट ये होगा कि अगर यहाँ पे
होमोलिटिक ना होकर हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। आपके पास ए है और बी है, बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि जो ए और बी थे उनका बॉन्ड हेटेरोलाइटिक फिजन की फॉर्म में हमारे सामने है। हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या होता है, जो ए है और बी है ये सेम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कैरी करेंगे, बल्कि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन या तो बी के पास चले जाएंगे या तो ए के पास। लेट्स से हमने सोचा कि बी के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, मींस बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, ए का इलेक्ट्रॉन भी बी के पास चला गया, तो इसने ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया तो ए बनेगा प्लस, बी ने इलेक्ट्रॉन ए से लिया है वो बनेगा माइनस। सिंगल इसलिए क्योंकि ए के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन खुद का है, ये इसमें काउंट नहीं होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया है, तो अब ए प्लस है और बी माइनस है। इनको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कैटायन और इसको बोलेंगे एनायन। ये कैटायन है और ये एनायन है। तो एनायन और कैटायन कब बनते हैं, अब मैं अगर आपको एज अ समरी बताऊं कि एनायन और कैटायन कब बनते हैं, तो समझते चलते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कब होगा, जब होमोलाइटिक फिजन होगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इक्वल इलेक्ट्रॉन्स बट गए आपस में, तो होमोलाइटिक फिजन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही के पास चले गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन में आयंस बनेंगे, कैटायन एनायन अलग अलग बनेंगे, और होमोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। बात थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो यहाँ पे बी ने शो करी है। बॉन्ड्स ब्रेक होना, ब्रेक होने के बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपने पास जो खींच लेगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो उन इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को डोनेट कर देगा कि तू इस इलेक्ट्रॉन को ले जा, वो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स इट जो आपको समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस इतनी सी बात है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों सेम चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर में, तो ये फ्री रेडिकल्स होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी ने शो नहीं करी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो नहीं करी, बट यहाँ इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है। ये था हमारा फिलहाल FON के अंदर। मीन्स अगर आप कहीं भी FON देख रहे हैं तो FON की प्रॉपर्टी ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये हटाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम से, सपोज F का बॉन्ड किसी X एटम के साथ है तो यहाँ पे टेंडेंसी मोस्ट प्रोबेबली ये है, X में आप हेलोजन मत समझना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये A है, तो यहाँ जो A है वो अपना इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली F को ही देगा क्योंकि F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन एक F के पास ही जाएगा। तो जहाँ भी आपको F1 दिखेंगे दैट सिंपल मीन्स कि उनके पास इलेक्ट्रॉन दूसरे से आने ही हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F है, फिर O है, फिर N है। F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, O उससे कम और N सबसे कम। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ FON, 3 एलिमेंट्स जो कि एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। क्या? एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर ये एनोमेलस बिहेवियर शो करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास स्मॉलेस्ट साइज है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आप थोड़ा नोट कर लीजिए तब तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो अभी आपने देखा है इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं कि अगर आपके पास बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो केमिकल बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप के आप समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे केमिकल बॉन्ड बनेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कि वीकेस्ट फोर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिकल बॉन्ड्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले हमें वीक पढ़ने हैं वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड थर्ड नंबर पे हम समझ सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं खूब अच्छे से 11th क्लास के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जो सारी बातें वो आज मैं समझा दूंगा। वैन डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स होते हैं, ये वीक फोर्स होते हैं। वीक क्या, हम इनको इनके कैटेगरी में देखते हैं तो वीकेस्ट फोर्स है। ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर
और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे तो ये वीकेस्ट हैं, ये स्ट्रॉन्गर हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अब रही बात वीकेस्ट फोर्स, वैन डर वाल फोर्स हमें कहाँ दिखाई देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कहाँ दिखाई देंगे, आयनिक बॉन्ड कहाँ दिखाई देंगे, समझते हैं इसको। लेट्स से कि आपके पास NaCl है। अब मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जानते हैं कि Na11 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मिलेगा 281 एंड Cl is 17, so he will get 2, 8 and 7। सो इन दिस केस साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे बॉन्डिंग करनी है इनके बीच में, तो बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2, 8, 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मीन्स लास्ट जो वैलेंस सेल है हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इसके पास भी क्या बचेगा, 2, 8। सो द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na टू Cl। तो Na अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को ट्रांसफर कर देगा। इफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na इज ट्रांसफर टू Cl, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हुआ बेटा, दिस इज आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये NaCl के बीच में है। इज दिस क्लियर। अब बात आती है कि ये NaCl है और एक और NaCl यहाँ पे रखा है। तो अब अगर आप NaCl के अंदर की बात करोगे कि Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो NaCl के बीच का जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट अगर मैं कहूँ NaCl और NaCl के बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड नहीं है। या तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, या तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, या तो वो आयन आयन इंटरेक्शन है। तो वीकेस्ट फोर्स के अंदर आपके वैन डर वाल फोर्स आ जाएंगे, लंडन फोर्सेज आ जाएंगे, लंडन फोर्सेस। इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं बॉन्ड्स के, वो समझते हैं। इसमें आपके आयन आयन डाइपोल हो सकते हैं, एक आयन है दूसरा आयन है। आयन डाइपोल हो सकता है, एक आयन एक डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। तो आपके अलग अलग आयन, आयन का मतलब है एक आयन सेपरेट है दूसरा आयन सेपरेट है, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, जस्ट एक वीक फोर्स है। जैसे कि NaCl सेपरेट है, NaCl सेपरेट है, इनके बीच में एक वीक फोर्स की तरह है, बॉन्ड नहीं है ये। तो वैन डर वाल फोर्स कब होते हैं, जब आप किसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स के बीच के फोर्स की बात करते हो। लेट्स से आपसे पूछा किसी ने कि H2 और H2 इनके बीच में कौन से बॉन्ड है, तो अभी H2 सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये भी एक सेपरेट मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच के जो बॉन्ड है वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इस H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है। आपसे इसमें ये पूछा गया है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इनके बीच में सिंपल आपके वीक फोर्सेज हैं। अब अगर वीक फोर्स की बात करें तो वैन डर वाल फोर्स हो सकते हैं, लंडन फोर्सेज हो सकते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेज हो सकते हैं। तो ये फोर्स वीक फोर्स होते हैं जो दो कंपाउंड्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये वीकेस्ट फोर्स हैं तो फिर इनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन से हैं, तो इनसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिस पर हमें फोकस करना है। आयनिक और कोवैलेंट को हम पहले से फोकस कर चुके हैं, तो ये आयनिक थे इनके बीच में। और अगर मैं NaCl की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन मिला हमें, वहाँ पे इनके बीच में हमें कौन से मिले, वैन डर वाल फोर्स मिले, वैन डर वाल फोर्स। बट अब सवाल है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, कैसे फोर्स बनते हैं और इनको कैसे कैसे हमें समझना है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर दैट इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यू कैन टेक। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे हमने ये बॉन्ड्स पढ़े, अब इनकी मैं बॉन्ड की एनर्जी बता देता हूँ, क्योंकि बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग वीक आप ऐसे ही नहीं बोल दोगे, आप उसको देख के बताओगे कि भाई इसमें स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, वीकेस्ट फोर्स है। और मैंने ये क्या बताया था बीच में आपसे कि अगर ये वीकेस्ट है तो ये हमारे स्ट्रॉन्गर फोर्स है। स्ट्रॉन्गर मीन्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है ये, लेकिन इनसे स्ट्रॉन्ग है। अब इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, लेट्स टॉक अबाउट इट, समझते हैं। जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी बी को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस होती है लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। इट्स लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। जो बॉन्ड एनर्जी है 8 किलो जूल पर मोल से लेस है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी होती है, वो 8 से लेके 8 किलो जूल पर मोल। एक मोल में 8 किलो जूल एनर्जी मिलती है अगर वो बॉन्ड ब्रेक होता है, टू 42 किलो जूल पर मोल। मीन्स जो बॉन्ड एनर्जी है वो वेरी करेगी, 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रेंज करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसलिए स्ट्रॉन्गर है, वीक नहीं है इनकी तरह।
अब आती है स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल के आसपास तक हो सकती है, ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल। रिपीटेटिवली बॉन्ड एनर्जी ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। जो भी 8 किलो जूल पर मोल से लेस एनर्जी वाले बॉन्ड्स हैं वो हमारे वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स भी हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी आपकी इस रेंज में रहती है जो हमें दिखाई दे रही है 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल, वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और रही बात जो 200 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो हमारे आयनिक बॉन्ड्स हैं। नोट इट डाउन। I hope it is done. Move to the next point, and the next point is how hydrogen bonds are formed. ये बनते कैसे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको समझने के लिए आपको पहले देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते किसके बीच में हैं। लेट्स अंडरस्टैंड A H B। समझना अच्छे से, ये मैं बता रहा हूँ A H B क्या है। फर्स्ट चलते हैं हम A पे। अब A जो है वो एक एलिमेंट है, B भी एक एलिमेंट है और H हाइड्रोजन है। आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और वो दो एलिमेंट से घिरा हुआ है जिसमें A है और B है। अब ये A और B क्या होते हैं हमको थोड़ा समझते हैं। F O और N, इनमें से कोई एक हो सकता है A। F O या N, इनमें से कोई एक हो सकता है हमारा B। F O N में से कोई एक हो सकता है। अब ये जो F O N है ये क्यों लिए हैं वो मैं समझा चुका हूँ कि F O N का साइज स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होता है, इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अलावा इनके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये रीजंस हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ये है। अब FON क्यों लिए, ये सारे रीजंस हैं। इसमें आप कार्बन भी ले सकते हो, ये कभी कभी Cl के साथ आ जाता है, कार्बन विद Cl। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछेंगे कि ये जो H बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि F1 के अलावा भी वहाँ पे C और Cl के बीच में कभी कभी C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो सकती है उसको समझा देता हूँ मैं। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करूँ कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FON एंड समटाइम्स C विद Cl, समटाइम्स C किसके साथ आएगा, Cl के साथ आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी कितनी हो सकती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं F की, 4 हो सकती है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो सकती है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो सकती है, और कभी कभी C और Cl के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 हो सकती है। अब ये रहा ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कितनी हो सकती है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, A के साथ बॉन्ड बनेगा। ये क्या लिखा मैंने AHB, इसको समझते हैं। लेट्स से अगला मैं स्लाइड ले लेता हूँ, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स से यू हैव F, फिर बीच में H दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है N। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है, यस ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है AHB। और आपके पास है सपोज N, फिर बीच में H है और यहाँ पे आपको S दिखाई दे रहा है। इज दिस हाइड्रोजन बॉन्ड? नो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। क्यों ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और ये क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये बनेगा
कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं फॉर्म हो रहा है तो हमें ऑर्डर ध्यान रखना है कि AHB में A और B क्या हो सकते हैं, A या B जो हो सकते हैं वो FON या फिर समटाइम C हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये जो हमें देखना है कि ये बॉन्ड यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है, तो देखा पता चला AHB में F है, फिर N है, बीच में H है, H होगा बीच में, ये तो सिंपल है, सही है। F1 में से है, लेकिन यहाँ पे F1 में से नहीं है, ये तो S है और S हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता। और क्या हो सकता है अगला वाला, अगला देखते हैं कि सपोज वी हैव HOF, इज दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? यहाँ क्या रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनने का? बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है O नहीं होता बीच में होता है H, बीच में H होना चाहिए। अभी मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग में आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो AH एंड B ऐसे फॉर्म करना है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसके बाद कि क्या होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी आप सभी जानते हैं कितनी होती है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये जो डॉट वाला मैं शो कर रहा हूँ ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इनकी थोड़े से एक बार एनर्जी लिख लेते हैं कि कितनी इनकी एनर्जी है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी होती है लगभग 2 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। एंड व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड? सो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज नियर अबाउट 42 kilojoule per mole. So bond energy of both you can see on your screen 200 kilojoule per mole, 42 kilojoule per mole means एक कोवेलेंट है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे कोवेलेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ तो कुछ और ही हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तब बनेगा जब आपको एक H दिखाई देगा और दोनों साइड में FON या कभी कभी C में से कोई एक हो जाए। अब ये जो B है बॉन्ड एनर्जी है 200 किलो जूल पर मोल है, 42 किलो जूल पर मोल है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन पूछता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन है कि भाई अगर क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये जो AH आपको दिख रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HB, इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है? मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ AH, bond energy of AH, bond energy of HB, bond energy of HB। ऑप्शन कौन सा ठीक है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं या ये लिखूं, which one is correct? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कौन सा ठीक है। अभी फिलहाल देखने से ऐसा लग रहा है कि AH के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो AH के बीच की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ये ठीक ऑप्शन है। यहाँ ये बात सही है, लेकिन ये 99% करेक्ट है, 1% करेक्ट ये भी हो सकता है। अब ये कैसे करेक्ट होगी? तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता, इट्स नेवर करेक्ट, ये हमेशा गलत होगा। ये कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए आयनिक बॉन्ड से, बट ये कभी कभी हो सकता है। ये केवल तब होगा, ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस कुछ नहीं होते हैं, बस वो अलग से समझने होते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे रूल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगते हैं और वो डिटेल्ड है। एक्सेप्शन केस फॉर द BAH एंड HB इज दैट अगर AHB के प्लेस पे जो हमारे बॉन्ड है वो ये हो, A के प्लेस पे F हो, H के प्लेस पे तो H होगा ही ऑब्वियसली, और B के प्लेस पे भी कौन हो जाए? F। अगर ये दोनों F हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी मोस्टली नियर अबाउट हो जाती है 200 किलो जूल पर मोल फॉर बोथ, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इन दिस केस, ओनली इन दिस केस ये इक्वल होंगे कि BAH इज इक्वल टू BH, यानी कि हमारी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कोवेलेंट की हाइड्रोजन बॉन्ड की लगभग इक्वल हो जाए, ओनली इन द केस ऑफ HF इन बोथ द साइड ऑफ। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता है। तीनों ऑप्शन में से, हमारे तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमेशा गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों ऑप्शन केस के अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।